नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 7 में हिंदी बसंत भाग 2 के पाठ 8 का पठन करेंगे, उसको समझेंगे। आप सभी जानते हैं कि गद्यांश और पद्यांश हिंदी में दो खंड होते हैं। एक गद्यांश में कहानी, रिपोर्टाज, निबंध, रिपोर्ट्स आदि आती हैं, जबकि पद्यांश में आपके कविता आएंगी, दोहे आएंगे, सूक्तियाँ आएंगी, ये सब आते हैं। तो इसी में हम अभी पद्यांश भाग को पठन कर रहे हैं। इसके पाठ 8 शाम एक किसान में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने शाम के समय का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। इसमें मानवीकरण किया गया है, मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। इसमें शाम का समय हो रहा है, उसका प्राकृतिक चित्रण जो है वो मानवीकरण के रूप में एक मानव को, जैसे किसान शाम के समय बैठा रहता है, उसी को दर्शाया गया है और उसको आसानी से समझाने का प्रयास किया गया है। देखो, शाम के समय क्या होता है कि सूरज डूबता है तो चारों तरफ लालिमा होती है, बादल भी सफ़ेद सफ़ेद नज़र आते हैं, है ना। तो उसी को अपने शब्दों में बयां करते हुए कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना लिखते हैं कि आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। मतलब जो पहाड़ है वहाँ पे चारों तरफ सूरज, पहाड़ के आसपास आपको वो जो देख रहा है, तो उसको लग रहा है कि पहाड़ की चारों तरफ जो सूरज की लालिमा है वो ऐसे लग रही है कि जैसे सूरज के डूबने पर वो लालिमा एक चिलम क्या होती है कि गांव में जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो एक कटोरा टाइप का होता है, उसमें आग जलाकर और उसमें पीते हैं वो लोग, तो उसको चिलम बोलते हैं, है ना। तो आकाश का साफा बांधकर कि पहाड़ जो है, पहाड़ कैसा लग रहा है कि उसने आकाश रूपी साफा बांध रखा है। जैसे कि बड़े बुजुर्ग जो गांव में होते हैं वो वाइट कलर सफ़ेद रंग का साफा बांधते हैं, ठीक उसी प्रकार से पहाड़ जो है उसने भी सफ़ेद रंग का साफा, जो हल्का नीला नीला सा आसमानी सा साफा बांध रखा है। ऐसा प्रतीत उसको, किसको, कवि को हो रहा है कि पहाड़ एक आसमानी रंग का साफा बांध कर बैठा हुआ है और उसके सामने सूरज की चिलम खींचता और जो पहाड़ है वो उसके चारों तरफ जो लालिमा है उसे देखकर कवि को लग रहा है कि जैसे सूरज की जो लालिमा से बनी हुई जो चिलम लग रही है उसको, वो पहाड़ पी रहा है, खींचना है नहीं, पीना, स्मोक करना, कि वो उसको पी रहा है, बैठा हुआ है और साफा बांध रखा है और वो चिलम पी रहा है। जैसे कि गांव में बुजुर्ग, जब हम गांव जाते हैं सुबह शाम के समय, हम देखते हैं कि बुजुर्ग लोग ऐसे ही झुंड में या अकेले बैठे रहते हैं और वो चिलम पीते रहते हैं। बैठा है पहाड़, है ना। पहाड़ के बारे में बताया गया कि पहाड़ एक मानव के रूप में है जो कि आसमानी साफा बांध रखा है और चिलम पी रहा है। घुटनों पर पड़ी नदी सी चादर, और जैसे वो खाट पे बैठा है और उसके पाँव पे क्या है, चादर के समान नदी जो पानी की बह रही है पहाड़ के पास में से, तो ऐसा लग रहा है कि वो बैठा बैठा चिलम पी रहा है और जो उसके घुटने हैं, ये जो मुड़े हुए घुटने लग रहे हैं उसको, उसके पास ही जो चादर फैली हुई लग रही है, नदी को उसने चादर का रूप दिया है। चादर का रूप किसे दिया गया है, नदी को। तो नदी क्या लग रही है, पहाड़ के लिए ओढ़ने की चादर है, जिसको वो पाँव पे रख के बैठा है कि ठंड लगेगी तो मैं इसको ओढ़ लूँगा, ठीक है ना, उस टाइप से। पास ही दहक रही है प्लास के जंगल की अंगीठी। ये एक कवि ने इसमें सर्दी का वर्णन किया है। किस समय का वर्णन किया है, शीत ऋतु का या शरद ऋतु का वर्णन किया है कि जब सर्दी का मौसम होता है तो बुजुर्ग लोग अंगीठी के वो अंगीठी जला कर रखते अपने पास में, और उनको सर्दी लगती तो गर्म कपड़े कम पहनते हैं गाँव के लोग, और वो सिगड़ी जला लेते हैं और पास में पाँव पे सफ़ेद रंग का खेस या कुछ भी ओढ़ने के लिए चादर सी डाल लेते हैं। तो यही कह रहा है इसमें भी कि अंगीठी की तरह जो जंगल में जो पेड़ होता है ना, एक पलास का पेड़ होता है, उसमें लाल रंग के पत्ते आते हैं, वो लाल रंग के फूल आते हैं और उसमें पत्ते तो कम दिखाई देते हैं, फूल ही फूल दिखाई देते हैं। और वो लाल रंग के फूल शाम के समय वो पहले से ही लाल होते हैं और सूरज की रोशनी से वो और भी लाल लग रहे हैं। तो वह ऐसे लग रहे हैं जैसे कि किसान के पास अंगीठी रखी हो और अंगीठी में जल रहे लाल लाल कोयले दिख रहे हों, है ना। तो उनको लग रहा है कि पलास के जंगल की अंगीठी, पलास का जो पेड़ है या पलास के पेड़ों से भरा हुआ जो जंगल है, उसको देखने पर ऐसा लग रहा है कि वह अंगीठी जल रही है
पेड़ जो उसके फूल हैं, पलाश के फूल है जो वो कोयले के समान जल रहे हैं, ऐसा उन्होंने माना है ना। अंधकार दूर पूर्व की सिमटा हुआ भेड़ों का उनके गले सा, मतलब और वहाँ पे अंधकार दूर, मतलब दूर अंधकार में पूर्व की दिशा में दूर अंधकार है हल्का हल्का, उसमें सिमटा हुआ बादल जो है, यहाँ पे जो बादल है ये सिमटे हुए बैठे हैं, तो ये ऐसे लग रहा है कि एक पेड़ों का झुंड बैठा हो, भेड़ों के गले सा। भेड़ों के गले का मतलब क्या है, यहाँ पे जो भेड़ों के झुंड होते हैं, किसी भी आप देखोगे पशु पक्षियों के झुंड ही होते हैं, झुंड में रहना पसंद करते हैं खुले पशु पक्षी, तो झुंड जो है वो बैठा हो। तो आप भी देखोगे तो आपको भी ऐसा ही लगता है जैसे ये पहाड़ है, पहाड़ एक साफा बांध रखा है आसमान रूपी कपड़े का, और उनके पास जो पेड़ हैं ये ऐसे लग रहे जैसे अंगीठी चल रही हो, और उनका सूरज जो है वो डूब रहा है, तो ऐसा लग रहा है वो उनको चिलम के रूप में पहाड़ पी रहा हो, और उनके पैरों पे नदी रूपी चादर रखी हुई हो, है ना। फिर अचानक बोला मोर, ये सब सुंदर वर्णन देख रहे हैं हम, पर अचानक ही जैसे घर में किसी महिला की आवाज़ आती है, अजी सुनते हो, सॉरी, तो ठीक उसी प्रकार अचानक बोला मोर, अचानक से मोर की आवाज़ आती है, जैसे किसी ने आवाज़ दी हो, सुनते हो, चिलम औंधी धुआं उठा, मतलब और ऐसे लगा उस आवाज़ के साथ ही चिलम जो है वो औंधी हो गई, है ना, वो उलट गई और औंधी हो गई। और जब चिलम औंधी होगी तो उसमें से राख, जो पैंदे में राख हो जाती है तो उसका धुआं सा उठता है, वैसे धुआं सा उठा और सूरज डूब गया और अंधेरा छा गया। मतलब कि एक हल्की सी आवाज़ से ही कितना सुंदर वर्णन किया इसमें, कि एक हल्की सी आवाज़ से उस समय का जो सुंदर मनोरम दृश्य था वो एकदम से सूरज डूब जाता है, धुआं उठ जाता है और अंधेरा हो जाता है। और कविता का सुंदर वर्णन के साथ में समापन भी हो जाता है। ऐसे ही कोई व्यक्ति बोलता है कि अंदर से कि सुनते हो, ऐसी आवाज़ आते ही, मोर की आवाज़ कैसे लगती है, जैसे कोई महिला अंदर से, घर के अंदर से आवाज़ दे रही हो कि अजी सुनते हो, तो ऐसा सुनते ही ऐसा प्रतीत होता है कि चिलम औंधी हो जाती है और धुआं, एक हल्का सा धुआं उठता है ना, और फिर सूरज डूब जाता है और अंधकार छा जाता है और शाम रात में बदल जाती है। इसमें कवि ने मानवीकरण अलंकार यानी कि प्रकृति के बहुत सुंदर वर्णन को उसने मानव के रूप में ढालकर हमारे सामने प्रस्तुत किया है, कि एक व्यक्ति बैठा हुआ है गांव के दृश्य का, इसमें वर्णन कर रहा है कि व्यक्ति ऐसा लग रहा है, पहाड़ ऐसा लग रहा है जैसे कोई व्यक्ति बैठा हो, चिलम पी रहा हो, उसके पास अंगीठी क्या होती है, लोहे की या मिट्टी की होती है, जिसपे बहुत सारे सरिये लगे होते हैं, उस पर कोयला जला के लोग बैठते हैं, जिससे ठंड नहीं लगती उनको, बड़े बुजुर्गों को, कि भाई उनका बचाव हो जाता है, कपड़े भी नहीं पहनते ज़्यादा। तो किसान लोग अपने बचाव ऐसे ही करते हैं अंगीठी जलाकर। तो फिर ऐसा ही लगता है कि जैसे वो बैठा हो और उसके पैरों में एक नदी रूपी चद्दर रखी हो। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि ये कविता आपको समझ में आई होगी, और अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो इसमें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, और आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए,